हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 तारीख को जो पेपर हुए हैं सेकंड शिफ्ट के, उनके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। और क्वेश्चन आपको पता ही है कि क्वेश्चन कंपाइल करना इतना आसान नहीं है, तो काफ़ी बच्चों से लगे रहने के बाद कुछ क्वेश्चन निकल पाते हैं। ऑफ कोर्स आज 8 क्वेश्चन हम लोग को मिले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनको मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये एक आसान क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। डेलिकेट बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें क्या होता है कि वाटर और उसके साथ साथ CO2 एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ये कार्बन साइकिल का पार्ट है कि प्रकृति में जो कार्बन साइकिल है उसमें जो CO2 और O2 के बीच का जो बैलेंस है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कंट्रोल होता है। जबकि आप देखेंगे तो बाकी जितने भी प्रोसेस हैं ये सब हमारे सिंथेटिक प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस है। डिफॉरेस्टेशन, आप प्लांट्स को उजाड़ दीजिए, फॉरेस्ट को उजाड़ दीजिए, कोल को जला दीजिए, तो इससे क्या होगा? बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलने से CO2 डिस्टर्ब होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से, और डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? ऑक्सीजन कंटेंट आपका घट जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक आसान सा क्वेश्चन जिसका आंसर है 1, फोटोसिंथेसिस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है। और बच्चे एंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। तो ये जो सोप बनता है, कहाँ से बनता है, सोप कैसे बनता है? तो सोप बनता है फैटी एसिड्स, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो जो भी आप ईस्टर्स हैं प्लांट के, वो डिसोसिएट करने के बाद, डिकम्पोज करने के बाद बनाते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बनता है, उसी को हम लोग सोप कहते हैं। तो ये कैसे, क्या इसको क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन। तो बेसिकली अगर आप ध्यान रखेंगे या आपने पढ़ा होगा इस पार्ट को, तो ये आपके केमिस्ट्री लाइफ के अंदर में भी है। तो सैपोनिफिकेशन के अंदर में क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपके पास एक और होता है और इसके बाद ये लॉन्ग चेन होते हैं जो नेचुरल आपके पास अवेलेबल है। आप प्लांट से अगर ले के आ रहे हैं तो ये अलग अलग होंगे, और इसको जब आप NaOH के साथ हिट करेंगे तो ये सोप बनता है, और दूसरा पार्ट हो जाता है ग्लिसरीन, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसोसिएशन होने से ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनते हैं जिन्हें हम लोग सोप कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज नथिंग बट ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जिसको आप कहते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है सैपोनिफिकेशन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हम इसको टफ नहीं मानेंगे। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूना एस इज। तो बेटा अब ये जो ब्यूना एस का स्ट्रक्चर है, जो इसके मोनोमर का स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसका पता तो इसके नाम से ही लग जाता है। ब्यूना एस का ब्यूना क्या है? तो ब्यूना इज ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन रादर 1,3 ब्यूटाडाइइन, CH2 CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2। और एस क्या है? तो एस्टाइरीन। एस्टाइरीन किसको कहते हैं? तो बेंजीन पर जब CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्टाइरीन। तो यहां ध्यान दीजिए, तो ब्यूना एस इज एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर है। जब हम इसमें कैटलिस्ट दे करके, चाहे रेडिकल कैटलिस्ट से जाएं या यहाँ पे आप कैटायनिक कैटलिस्ट से जाएं, तो उसके माध्यम से जब आप जाएंगे तो ये दोनों कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो ये वाला पार्ट ये तो आगे चला जाएगा, और ये रेडिकल मिल करके बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और ये रेडिकल यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और इसके बाद फिर ये आगे की ओर यहाँ बॉन्ड बनते चले जाएंगे। तो कुल मिला के आप देखें कि कौन सा स्ट्रक्चर है
तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान देना है कि ब्यूटाडाइन का जो भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये हमारे पास यहाँ जो स्ट्रक्चर आया है इसके अंदर में जो भी बच्चों ने बताया है उसके आधार पे दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन कि ये हमारे पास स्टायरीन है और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है जो ब्यूटाडाइन से आ रहा है, तो ये हमारे पास ब्यूना एस है। ओके, तो ये अपना एक पॉलीमर का है और आप मॉडरेट मान लें, नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द गिवन कंपाउंड इज। एसिडिटी का ये दूसरा क्वेश्चन आया है, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है 2 दिन पहले और आज फिर एक रिपीट हुआ है, फिनॉल का क्वेश्चन है। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के पारा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है और फिनॉल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है, मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए जो भी हमारे पास एसिड दिया हुआ है हम उसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, प्रोटॉन को हटा करके कंजुगेट बेस बनाते हैं और कंजुगेट बेस बनाते हैं फिर क्या करते हैं, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। ये अपना यही पंच लाइन है, यही आपका मंत्र है कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कंजुगेट बेस पहले आप बनाइए, तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, तो प्रोटॉन को हटा करके यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, एक एनायन बना दीजिए। ये फिनोक्साइड आयन हो गया, पारा नाइट्रोफिनोक्साइड, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन हो गया, यहाँ मिथोक्साइड आयन हो गया, मिथाइल अल्कोहल का ऑक्साइड, और यहाँ टॉलिन है, ये मिथाइल है और ये हमारे पास फिनोक्साइड आयन बन गया। अब आप चेक कीजिए, तो बेटा यहाँ पर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा सबसे वीक है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब रही बात इन तीनों में, तो इन तीनों में अगला कंसेप्ट ये है कि जितने भी जगह पे अगर ऑर्थो और पारा पे कोई -m ग्रुप हो तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंक का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। तो ये हमारे पास कैसा ग्रुप है, तो -m। यहाँ कौन सा कंसेप्ट आएगा, तो हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ये डीस्टेबलाइज करेगा। लेकिन चूंकि फिनॉल का है तो ठीक है, डीस्टेबलाइज करेगा, लेकिन इतना भी नहीं करेगा कि मिथाइल अल्कोहल से पीछे चला जाए। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे अधिक एसिडिक कौन हो गया, तो ये हमारा पारा नाइट्रोफिनोक्साइड हो गया। दूसरा, तो दूसरा जब कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। तीसरा, जब यहाँ पर एसिडिटी को घटा रहा है हाइपर कंजुगेशन के कारण, तो ये हो गया, और ये मिथाइल अल्कोहल ये लास्ट में होगा। तो आंसर क्या हो गया, 1 is better than 2 than 4 than 3, 1 2 4 and 3, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये अपना अप्रोच हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। an unknown organic compound heated with fuming nitric acid, the reaction mixture is treated with aqueous barium chloride solution which gives white precipitate, identify the unknown organic compound। तो पहला नंबर कौन सा टॉपिक है, तो ये जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें 2 पार्ट को मिलाया हुआ है। कौन कौन, अमीनो एसिड और दूसरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये पार्ट 11th के अंदर में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1, और ये पार्ट आपका बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में। तो अप्रोच क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट किया गया नाइट्रिक एसिड से, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ये क्या काम करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन होगा तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन होगा तो वाटर बन जाएगा, फास्फोरस होगा तो फॉस्फेट बन जाएगा, सल्फर होगा तो सल्फेट बन जाएगा।
एंड द रिएक्शन मिक्स इज ट्रीटेड विथ एक्वस बेरियम क्लोराइड। यही आपका हिंट है कि बेरियम क्लोराइड किसको प्रेसिपिटेट करता है, तो बेरियम सल्फेट को करता है। मतलब बेरियम क्लोराइड ही आपका हिंट है। बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब कि सल्फेट आयन पहले से है। और ये सल्फेट कहाँ से आया, तो सल्फर से आया। और अब आपको बताना है कि भैया ऐसा है कि इन चारों में सल्फर कहाँ मिलता है, कौन से अमीनो एसिड में मिलता है। फिनाइल एलानिन में मिलता है क्या, प्रोलीन में मिलता है क्या, वैलिन में मिलता है क्या, सिस्टीन में मिलता है क्या। द आंसर इज सिस्टीन। सीधा जवाब, आंसर इज सिस्टीन। प्रोलीन बिल्कुल नहीं, ये सब हाइड्रोकार्बन है। फिनाइलिन और प्रोलीन और वैलिन, अगर सल्फर कहीं है तो सिस्टीन में है, और ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है कि सिस्टीन में आप देखोगे कि यहाँ पर SH ग्रुप लगा हुआ है, सल्फर है। यही सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बना, और यही सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो आपका आंसर है सिस्टीन। ओके, दिस इज द आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस है, मतलब ये टफ क्वेश्चन है, इसको हम आसान नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो पार्ट जुड़ा हुआ है। एक तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा अमीनो एसिड का कंसेप्ट। Which of the following is correct hydride affinity order of carbocation? Okay, very good. इस क्वेश्चन ने तो मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी का जवाब सही नहीं होगा। हाइड्राइड एफिनिटी पहला नंबर कोई पढ़ता ही नहीं है, और ये पढ़ता नहीं है तो छोड़ दो, कोई पढ़ाता ही नहीं है, ये ध्यान रखो। और इवन IIT के लिए भी तो बेसिकली ये अनकन्वेंशनल कंसेप्ट है। यहाँ पर अप्रोच क्या है कि गैस फेज में जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है, तो एक अप्रोच है कि उसको थर्मोडायनामिक डाटा के माध्यम से उसकी स्टडी की जाती है। तो वो थर्मोडायनामिक डाटा जो है हाइड्राइड आयन एफिनिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला नंबर, हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या है? अब सिंपल सी बात कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसी तरीके से थ्योरेटिकली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी गैसियस मीडियम में, माइंड माय वर्ड, गैसियस मीडियम में हाइड्राइड आयन हाइड्राइड एफिनिटी के माध्यम से वेरीफाई की जाती है, मेजर की जाती है। ओके, बहुत ही हाई फंडा कंसेप्ट। और सेकेंड पॉइंट कि ग्रेटर द हाइड्राइड एफिनिटी लेसर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन जितना अनस्टेबल होगा, हाइड्राइड एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिथाइल कार्बोकैटायन है, इसकी हाइड्राइड एफिनिटी सबसे अधिक होती है। क्यों? तो हाईली अनस्टेबल है। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि करेक्ट ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है, आंसर इसके ऑप्शन बनाने हैं। तो बेटा यहाँ जवाब ये है कि ये हमारे पास है ट्राइफिनाइल मिथाइल कैटायन, ट्रिटाइल कैटायन, और ये हमारे पास है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। पहला नंबर हाइड्राइड एफिनिटी का कंसेप्ट, ये टफ। दूसरा नंबर कंपैरिजन भी टफ। आज तक इवन जेई ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, जेई एडवांस की बात मैं कर रहा हूं, टिल 2022, और ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में आया है। तो खैर, अब उन्होंने भी सोच के दिया होगा कि भाई एक ऐसा बाउंसर दे देते हैं जो कोई बच्चा अटेम्प्ट न कर सके, अगर अटेम्प्ट करे तो बस आउट होना ही होना है। तो यहां ध्यान दीजिए। तो अब इसमें सबसे अधिक अनस्टेबल कौन है?
तो सबसे अधिक अनस्टेबल है ए। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है और दूसरी ओर इसका माइनस आई है, और जबकि यहाँ पर 3 गो मिथाइल है, टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो कुल मिलाकर के ए इज मोस्ट अनस्टेबल, तो ए की हाइड्राइड एफिनिटी सबसे अधिक होगी देन डी। और अब गाड़ी फंस गई बी और सी में, और मुझे मालूम है कि यहां पे लोगों के अपने अपने आंसर होंगे। यस, कंट्रोवर्सी है यहां पर, लेकिन इसने एक लाइन क्लियर कर दिया कि हाइड्राइड एफिनिटी, जब डाटा के आधार पे जाओगे, दिस इज मोर स्टेबल इन गैस फेज देन दिस। इसका मतलब ए डी बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन जस्ट आपके लिए एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का है, रीजन कि किसी ने अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं है, और ये क्वेश्चन आप मान के चले कि अपने आप में एक अजूबा है जो आज के पेपर में आया है। ओके, अब आगे बढ़े इस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? ऐसी क्या अच्छाई है? तो अच्छाई यह है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग किया गया जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसा क्या है? तो यहां 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। एक है अमाइड, अमाइड इज रिड्यूस टू अमाइन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की विशेषता है कि वो अमाइड को अमाइन में रिड्यूस करता है। लेकिन दूसरा ग्रुप कौन सा है? तो ये है कीटोन। लेकिन इतना आसान न समझिएगा, ये कीटोन नहीं है, ये इनोन है। और इनोन में 1,2 एंड 1,4 दोनों तरह के एडिशन होते हैं। लेकिन चूंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई और सॉफ्ट कॉपर वगैरह नहीं है, इसलिए यहां पर 1,2 रिडक्शन होगा, और ये रिड्यूस करेगा कार्बन O CO डबल बॉन्ड, और ये यहां पे बच जाएगा OH, और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर है 1। अमाइड इसका रिडक्शन हो गया अमाइन में, और ये जो इनोन है, इनोन का कीटोन रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे में आप देख रहे हैं उल्टा किया हुआ है, और बाकी जगहों पे अलग अलग है। तो खैर, दिस इज द आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी एरोमेटिक कंपाउंड का है। आप देख ही रहे हैं कि AlCl3 लिया गया, और AlCl3 क्या करता है एल्काइल हैलाइड के साथ? तो कार्बोकैटायन बनाता है। ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा तो जाएगा कहाँ? तो बेटा यहाँ पर कंसेप्ट है साइक्लाइजेशन का, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, चूंकि बेंजीन रिंग बगल में मौजूद है, ये या तो इस साइड से जाएगा लेकिन या इस साइड से जाएगा। अब जरा एक बात और ध्यान रखो कि अगर इधर से जाएगा तो कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बन रहा है, और 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो करके ये 6 मेंबर रिंग बनाने की दिशा में जा सकता है। और जब 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए जब आप इसको रीअरेंज करोगे, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर आपके पास ये तो है ही 1 2 3 4 कार्बोकैटायन एंड दिस, ये बच गया इथाइल बाहर की ओर। अब रही बात, फिर अपने पास एक और कंफ्यूजन कि ये अब कहाँ अटैक करेगा? क्या ये यहाँ जाना चाहिए या फिर इसे इस कार्बन पे अटैक करना चाहिए? तो ऑक्सीजन तो प्लस M ग्रुप है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहां भी बढ़ाएगा। लेकिन एक और कंसेप्ट है एस्टेरिक क्राउडिंग। यहां जो मिथाइल और मिथॉक्सी का जो क्राउडिंग है वो इसको रोक देगा। तो ज्यादा बेटर है कि वो यहां पर अटैक करेगा।
तो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन से एक 6 मेंबर का रिंग बनेगा बगल में, और उसके पूंछ में क्या लगा रहेगा, तो इथाइल। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस है स्ट्रक्चर नंबर 1, यही तो है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी 2-3 कंसेप्ट है। पहला नंबर के फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा नंबर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। तो इसको भी आप आसान नहीं मान सकते, एरोमेटिक के अंदर में टफ क्वेश्चन। ओके, एंड दिस इज द बेस्ट आंसर। और इसी के साथ हम लोगों ने ये जो आज का पेपर है 10 अप्रैल का, उसके पेपर, सेकंड पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले पेपर के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।